हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे व्हाट आर योर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है जी। हमने इसके छोटा मोटा तो इसको हमने बहुत सारे लेक्चर्स में समझा है, देखा है, बट आज का ये फुल फ्लेज आपका लेक्चर रहेगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पे, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, क्वासी कहते क्या होता है, मीन्स सीडो। हेंस द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ सीडो कॉन्ट्रैक्ट। अभी इसको सब समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाती हूं। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट था ये भी छोड़। ए आपका पर्सन है, बी आपकी स्विगी कंपनी है। ठीक है, ए ने स्विगी से कुछ ऑर्डर करा, अपने घर का एड्रेस दिया। अब बी जो स्विगी वाला है वो उसके नेबर को दे आता है, सी को। अब बी और सी का तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ओके, कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी का हुआ था। ए ने ऑर्डर करा था बी को। ठीक है, गलती से बाय मिस्टेक बी सी को डिलीवर कर देता है। तो जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बना है, ना चाहते हुए कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, उसे हम कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बेसिकली मेन प्रिंसिपल इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हाईलाइट करने का ये था, सो दैट देयर कैन बी जस्टिस एंड इक्विटी अमंग ऑल। अब देखिए, ए बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं थी, बी ने गलती करी, सी को दे दिया। ए का तो नुकसान हो गया ना, अगर उसने जितने भी पैसों का वो ऑर्डर मंगवाया था। ओके जी। सो यही बात आपका जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है। इट इज बेस्ड ऑन अ मैक्सियम, नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन्स लॉस। ओके, एग्जाम्पल देखिए, ए एंड बी एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच ए एग्रीज टू डिलीवर अ बास्केट ऑफ फ्रूट एट बीज रेजिडेंट एंड बी promises to pay rupees 1500 after consuming all the fruits. तो ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, ए ने कहा ठीक है जी, मैं आपको बास्केट ऑफ फ्रूट्स डिलीवर करूंगा। ठीक है, तो बी ने कहा ओके डन, जब मैं इसको पूरा कंज्यूम कर लूंगा तभी मैं दूंगा तुम्हें 1500 रुपया। ओके, however a erroneously delivers a basket of fruits at C's resident. अब सी जी चले, ए ने सी के घर दे दिया। अब सी जब घर आया, उसने देखा कि ये तो शायद मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा, और उसने सारे फ्रूट्स जो है कंज्यूम कर लिए। ओके, ए का नुकसान हो गया ना, क्योंकि उसको तो डिलीवरी खत्म होने के बाद ही 1500 रुपया मिलना था। सो जबकि सी और ए में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था। ठीक है, द कोर्ट ट्रीट दिस। अब देखिए, ए जो सी में कॉन्ट्रैक्ट बना है, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट ट्रीट इट एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्डर्स सी टू आइदर रिटर्न द बास्केट ऑफ फ्रूट और पे द अमाउंट टू ए। अब ए का इसमें नुकसान हुआ है। ठीक है, अगर जैसे इस केस में, अब इसमें भी ए का हुआ था, स्विगी वाले ने गलत दे दिया, तब स्विगी को या तो उसके सेम अमाउंट वापस करनी होगी या उसको सेम ऑर्डर देना होगा। अगर इसने कंज्यूम कर लिया है तो लाइबिलिटी डिपेंड करती है क्या डिसाइड करते हैं वो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जिसकी नुकसान हो रहा है उसके बारे में सोचना है। ओके जी, जैसे इस केस में यहाँ ए का नुकसान हो गया था। ओके, नाउ what are the features of a quasi contract? It is usually a right to money and is generally, not always, to a liquidated sum of money. बेसिकली यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जब हमने टॉर्ट्स पढ़ा था तब मैंने आपको समझाया था कि टॉर्ट्स में आपके अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन या डैमेजेस होती हैं, जो डिसाइडेड नहीं होती, प्री डिसाइडेड नहीं होती, वो कोर्ट डिसाइड करती है। ओके, बट आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है लिक्विडेटेड डैमेजेस ज्यादा होते हैं, तो इन्होंने इसमें भी यही बात करी है। जब आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो इट इज यूजुअली अ राइट टू मनी एंड इज जनरली, बेसिकली वो मनी जो होगी वो डिसाइडेड होती है, तो जनरली वो लिक्विडेटेड फॉर्म की ही होती है। नेक्स्ट, द राइट इज नॉट एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। अब देखिए, कहते हैं जो राइट आपको मिलता है कि जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का, वो लॉ देती है, एग्रीमेंट से नहीं आ रहा आपको। ओके, द राइट इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एवरीवन इन द वर्ल्ड
but only against a specific person, hence it resembles a contractual right. जिसका नुकसान हुआ है उसको ही देंगे ना वो मॉनेटरी लॉस का. So it is not against the world, it is against a specific person, right in persona, not right in rem. So it is known as a contractual right. ओके तो ये आपका जो क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है इन सेक्शंस में आपका दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट के 68 to 72. So what you have to remember here that there is no real contract between the parties and the law imposes the contractual liability due to certain circumstances. अब देखिए बट ऑफ कोर्स सी बात है कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी का होता है, किसी एक की मिस्टेक की वजह से वो थर्ड पर्सन को डिलीवरी हो जाती है, जबकि इसका तो इनके कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना ही नहीं था. सो कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस की वजह से जो ये दिक्कत आई है, दैट इज वाई ये लॉ आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी को इम्पोज कर देता है इस कॉन्ट्रैक्ट्स में. ओके दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट आर नाउ सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट जो हम आज पढ़ेंगे. हमने ये तो देख लिया 68 से लेके 72 में आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट है क्या क्या वो. पहला है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज टू पर्संस इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. दूसरा पेमेंट बाय अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, finder of goods money paid under mistake or coercion. Okay, now first necessary supply to person incapable of contracting. इसमें पहले हम इसकी proposition समझेंगे. कहते A is lunatic, okay, B supplies A with certain necessaries suited to his condition in life. However, A does not have the money or sanity and fails to pay B. देखो आपके ना ये वाली एज सच प्रोपोजिशन बहुत बार एग्जाम में आ रखी है, बहुत ही बार. रिसेंटली आपके PULLB एग्जाम में भी आई थी. तो क्या आपको इसमें याद रखना है कि जब कोई लुनाटिक पर्सन है और कोई सेकंड पर्सन अब उसकी हेल्प कर रहा है, उसके कुछ नेसेसरीज उसको प्रोवाइड कर रहा है सो दैट वो अपनी लाइफ के कंडीशंस को मीट कर सके, या फिर उसकी कुछ नेसेसिटीज हैं जो उसको डेली नीड के लिए चाहिए. अब देखिए A does not have the money or sanity and fails to pay B. This is termed as quasi contract and B is entitled to reimbursement from A's property. अब इसको कैसे समझना है. A एक lunatic है, incapable of contracting person है. अब B उसको कुछ necessities सप्लाई कर रहा है, बट A के पास ऐसा कुछ मनी नहीं है कि वो इन रिटर्न उसको दे सके. बट अब B के पास क्या राइट आ जाता है कि वो उतने पैसे का रीइंबर्समेंट उसकी प्रॉपर्टी से कर सकता है. ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें. सो इमेजिन अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ लुनाटिक और माइनर. तो आपके एग्जाम में ए इज माइनर करके भी आ गया, तो यू शुड नो द आंसर. उसमें शायद माइनर करके ही आपके क्वेश्चन पेपर में वो ऐसा क्वेश्चन आया था, और हमने ये बताना था कि अब दूसरे पर्सन ने जिसने उसकी हेल्प करी है, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज अ राइट ऑफ रिइंबर्समेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन's प्रॉपर्टी. Okay, now if a person supplies necessary suited to the condition in life of such a person, then he can get reimbursement from the property of that incapable person. देखो हमने कैपेसिटी ऑफ पर्संस करा था, उसमें आप समझे ना जो इनकैपेबल हैं वो सारे ही इसमें आ जाएंगे. ओके जी. नाउ however to establish his claim B needs to prove. अब आपको रिइंबर्समेंट उसकी प्रॉपर्टी से तो चाहिए, बट आपको ये बातें प्रूव भी करनी पड़ेंगी कि हाँ जी जिसकी आपने हेल्प करी है वो लुनाटिक है, जैसे इस केस में. दूसरा, गुड सप्लाईज वर नेसेसरी फॉर ए एट द टाइम दे वर सोल्ड और डिलीवर्ड. तो जिस टाइम आपने उसकी सप्लाई करी उसको वाकई में उन चीजों की जरूरत थी. ये पॉइंटर्स आपको प्रूव करने होंगे, तभी आपको रिइंबर्समेंट हो सकती है. बिना वजह आपने उसको लाके दे दी, उसको जरूरत भी ना हो, फिर आप कह रहे हो मुझे ये शेयर दे दो, ये इतने मेरे पैसे गए हैं. नो, दैट कोर्ट फिर कहेगी उसको तो जरूरत नहीं थी, आपने क्यों हेल्प करी. ओके, सो दीज 2 पॉइंटर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर टू प्रूव दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. अगेन इसके पहले एग्जाम्पल देखो. ए इज अ जमींदार, ही
हैज लीज्ड हिज लैंड टू बी, ए जमींदार है, बी को इसने अपना जो लैंड है वो लीज पे दे रखा है, ओके, और बी आपका एक फार्मर है। However, A fails to pay the revenue due to government। अभी देखिए जी, ए का जो ड्यू था रेवेन्यू उसने गवर्नमेंट को पे नहीं करा। आफ्टर सेंडिंग नोटिसेज एंड नॉट रिसीविंग द पेमेंट, गवर्नमेंट रिलीजेस एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल ऑफ द लैंड विच इज लीज्ड टू बी। अब बार बार जब गवर्नमेंट ने नोटिसेस भेजे, उसने इसके रेवेन्यू जो ड्यू थे वो नहीं करे, तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट डाल दी कि हम आपकी जो लैंड है इसकी सेल करने लगे हैं, जो बी के पास लीज पे है। अब अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू लॉ, वंस द लैंड इज सोल्ड, बीज एग्रीमेंट इज एनल्ड। ये आपका ना रेवेन्यू लॉ के अकॉर्डिंग ये है, ये एक टॉपिक। इसमें क्या कहते हैं, अगर आपका जब आपने कोई लीज पे लैंड ले रखा है और किसी और की गलती की वजह से वो सोल्ड हो जाए, तो आपकी लीज डीड जो है वो नल एंड वॉइड मानी जाती है, इट इज annulled by court, okay? So B does not want to let go of the land since he has worked hard on the land and it has started yielding good produce. In order to prevent the sale, B pays the government the amount due from A. In this scenario, A is obligated to repay the said amount to B. अब देखिए, लैंड को बचाने के लिए बी ने जो है गवर्नमेंट को पे कर दिया जितना भी अमाउंट था, ठीक है। अब ए की क्या ड्यूटी बनती है इसमें, अब कॉन्ट्रैक्ट तो जो था, कॉन्ट्रैक्ट जो था वो तो गवर्नमेंट और ए के बीच में था, ठीक है, बट बी के पास वो लैंड लीज पे था, बी कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों में था, बट बी जो है गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो आपका क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट बन गया बिकॉज ही वॉज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल वो बचाने के लिए उसने कर दिया। अब इस केस में क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपका क्वेश्चन बेस होता है, अब ए की क्या ड्यूटी है कि वो बी को उतने पैसे रीपे कर दे जो बी ने पे करे हैं उसका लैंड बचाने के लिए, ओके जी। सो क्या कहते हैं, पर्सन पेज द मनी ऑन समवन एल्स बिहाफ which the other person is bound by law to pay, then he is entitled to reimbursement by the other person. So इसमें आपको मोटा मोटा क्या याद रखना है कि किसी ने किसी के बिहाफ पे जो पैसे पे कर दिए, जो that person was bound by law to pay, but the other person paid on his behalf. अब जिसने उसकी हेल्प करी है उस पर्सन की अब क्या ड्यूटी है कि वो उसको उसने पैसे का रिइंबर्समेंट दे। वो ये ना कहे कि तुमने क्यों करे, मैंने तो कहा नहीं, या तुम तो थे ही नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में। ये ऐसा क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें he is bound to reimburse the other person. Okay, now next, obligation of person enjoying the benefits of non-gracious act. अब इसमें क्या है, imagine a person lawfully doing something or delivering something to someone without the intention of doing so graciously and the other person enjoy the benefits of the act done. अब किसी पर्सन ने लॉफुली, ठीक है, दैट पर्सन इज डूइंग समथिंग और डिलीवरिंग समथिंग टू अनदर पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ डूइंग सो, ठीक है, और दूसरा पर्सन भी इंजॉय कर रहा है उसका वो एक्ट, ठीक है। इन सच केस द अदर पर्सन इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू द फॉर्मर फॉर द एक्ट्स और गुड्स रिसीव्ड। अब कोई लॉफुली किसी को कुछ डिलीवर कर रहा है, ठीक है, to someone without the intention of doing so. Without the intention of doing so is your important point. Graciously, और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उसके उस बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहा है, ओके, फॉर द गुड दैट हैज बीन डिलीवर्ड बाय वन पर्सन। उसकी क्या ड्यूटी बनती है, जब उसने वो कंज्यूम करे हैं, लिए हैं, गुड्स रिसीव करे हैं, तो उसको उसकी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, सिंपल। Okay, this compensation can be in money or in the other person can if possible restore the things done or delivered. या तो कहते हैं as such मनी दे दो जितने आपने उसके गुड्स लिए हैं उससे, ठीक है, या फिर आप क्या कर दो, उतनी की पेमेंट कर दो। इसका वही जो हमने फर्स्ट एग्जांपल आपने करा था, ठीक है, when a person lawfully doing something or delivering something to someone, ठीक है, विदाउट द इंटेंशन ऑफ डूइंग सो, उसकी इंटेंशन नहीं थी बट उसने लॉफुली कुछ कर दिया,
और दूसरे पर्सन ने वो बेनिफिट लेके सब कुछ एक्ट को जो डिलीवर हुआ उसको कंज्यूम भी कर लिया। अब उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसको पता था कि उसकी तो इंटेंशन भी नहीं थी, फिर भी वो ले रहा है एंड इज एंजॉयिंग दैट थिंग, सो दैट पर्सन इज लायबल टू कंपनसेट द अदर पर्सन। सिंपल। इसके लिए कहते हैं प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा, दैट द एक्ट इज डन और थिंग डिलीवर्ड वाज लॉफुल, इट वाज लॉफुली डन, he did not do so graciously, now the other person enjoyed the benefits। ओके जी। नाउ नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी पहले हम वही प्रोपोजिशंस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। नाउ A owns a flower shop, B visits him to buy a bouquet but forgets her purse in the shop। A की फ्लावर शॉप है, अब ठीक है बी आती है वहां पे, उसने बुके बाय करा और अपना पर्स जो है वहीं पे छोड़ जाती है। अब देयर आर नो डॉक्यूमेंट्स इन द पर्स टू हेल्प इन असर्टेन हर आइडेंटिटी। ए लीव्स द पर्स ऑन द चेकआउट काउंटर assuming that she would return to take it। अब पर्स पड़ा है, ए का फ्लावर शॉप था, उसने चेकआउट पॉइंट पे रख दिया कि अगर जिसका भी होगा वो जब आएगा लेने तो ले जाएगा, ठीक है। अब सी जो है ए का असिस्टेंट है शॉप पे, उसने देखा कि पर्स तो काउंटर पे पड़ा है, वो क्या करता है उसके ड्रॉअर में रख देता है विदाउट इन्फॉर्मिंग ए, बट उसने ए को इन्फॉर्म नहीं करा। अब सी अपनी शिफ्ट खत्म करता है, घर चला जाता है। व्हेन बी रिटर्न्स लुकिंग फॉर हर पर्स, ए कांट फाइंड इट। अब ए देखो सारी जगह ढूंढ रहा है कि मैंने रखा था यहाँ पर्स, कहाँ चले गया। वैसे तो देखो यहाँ इस केस में सी ने ड्रॉअर में रखा, इन केस कोई और उठा के ले जाता। अब ए की क्या ड्यूटी थी, उसको कोई चीज मिली है, यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ बिकॉज यू आर फाइंडर ऑफ गुड्स, को पहले ही संभाल के रखता सो दैट ए के पास ही वो रहता, बी आती ए से ले लेती। Now A can't find it. Now he is liable for compensation since he did not take care of the purse, which any prudent man would have done. Now he is liable to compensate because he did not take care of the purse अच्छी तरह से। Okay. Now, if a person finds good that belongs to someone else and takes them into his custody, then he has to adhere to the following responsibilities. Take care of the goods as a person of regular prudence, no right to appropriate the goods, restore the goods to the owner if found। तो ये पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं फॉर योर प्रोपोजिशन। ओके जी। नाउ नेक्स्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर अनड्यू कोर्जन। अब मिस्टेक से अपने मनी पे कर दी या अंडर डर के मारे कोर्जन कर दी, तब क्या होगा। कोर्जन मैंने आपको क्या कराया था, जब फिजिकल फोर्स यूज होती है। ओके, इफ अ पर्सन रिसीव्स मनी और गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन, देन ही इज लायबल टू रीपे और रिटर्न इट। लेट अस सी एन एग्जांपल। ए मिसअंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द लीज and pays municipal tax erroneously. After he realizes his mistake, he approached the municipal authorities for reimbursement. He is entitled to be reimbursed since he had paid the money by mistake. Okay, अपनी किसी गलती से मनी पे करी है उसने, ठीक है, उसको पता नहीं था। अब उनकी क्या ड्यूटी बनती है, उसको वो रिइंबर्समेंट करें कि हाँ जी आपसे गलती से पे हो गया है तो ये लीजिए। ओके, मनी पेड बाय कोर्जन विच इंक्लूड्स ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन और एनी सच मीन्स इज रिकवरेबल। सो मनी जब आप किसी कोर्जन के अंडर पे कर देते हो विच इंक्लूड्स ऑपरेशन, एक्सटॉर्शन, ठीक है, और एनी अदर सच मीन्स दैट इज कंसीडर्ड कि आप रिकवर उसको कर सकते हैं। ओके जी। सो दैट्स ऑल इन योर क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स। आई होप आपको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे से और भी क्लैरिटी से समझ लग गया होगा। इसकी अगेन प्रोपोजिशंस मेन है, उनको ध्यान रखना है आपको। आपके एग्जाम में अगर आती हैं तो प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो अगर ये चीजें आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर, कंसेप्ट्स क्लियर है, तो आप इजीली क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। थैंक यू सो वेरी मच।